लेक्चर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देखें, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जो हर लिहाज से कंप्लीटली 100% सेम और एक जैसी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो पहली बात, उनकी तमाम साइड्स एक जैसी और सेम होंगी। साइड्स विल बी सेम। ओके। दूसरी बात, एंगल्स विल बी सेम। तीसरी बात, उनकी शेप्स एक जैसी होंगी। शेप्स विल बी सेम। चौथी बात, उनका साइज एक जैसा होगा। और पांचवी बात कि उनका एरिया भी एक जैसा होगा। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जब हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उसका मतलब होते हैं उनके सारे 6 एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, उनका शेप, उनका साइज, उनका एरिया भी इक्वल है। ठीक है। तो यानी अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, तो कोई सी भी करस्पॉन्डेंस आप ले लो। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने करस्पॉन्डेंस का कंसेप्ट पढ़ा था। तो अगर वो 6 टोटल करस्पॉन्डेंसेस में से हम ये वाली करस्पॉन्डेंस कंसिडर करें, तो हम कहेंगे कि अगर ये साइड ए बी डी ई के इक्वल हो, साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट हो साइड डी ई के, फिर उसके बाद साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट हो साइड ई एफ के, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ, और थर्ड वाली साइड भी इक्वल हो। इन दोनों पे डबल लगा देते हैं कट, इस पे ऐसे कर देते हैं, यानी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। ओके। ये तीनों साइड्स हमने इक्वल कर दी। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल कर देते हैं। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, फिर उसके बाद एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, और आखिर में एट द एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। अब आप देख रहे हो जितनी बातें मैंने की, इनसे यही पता चल रहा है कि इनके सारे एंगल्स और सारे साइड्स भी इक्वल हैं, और सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल होने की वजह से इनकी शेप, इनका साइज, इनका एरिया भी सेम हो जाता है। अब इसकी वर्डिंग हम पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन की, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इफ ऑल 6 elements of a triangle ABC are congruent to the corresponding 6 elements of triangle DEF, then the two triangles ABC and DEF are congruent. नेक्स्ट है हमारे पास के दो ट्राइंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, उसको, उसकी डेरिवेशन करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए थ्योरम्स के हम कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा एसएस पोस्टुलेट, दो साइड्स और उनके दरमियान में आने वाला एंगल। ये हम आगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद एएसए थ्योरम होगा, एसएसएस थ्योरम होगा, और राइट ट्राइंगल्स के लिए एचएस थ्योरम होगा। इसमें याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट है ये एक पोस्टुलेट है, इसको हम पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। इसका मैथमेटिक्स के अंदर कोई प्रूफ होता ही नहीं है। ठीक है। पोस्टुलेट एक ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, ट्रू होती है, और जिसका कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। हाउएवर, ये जो बाकी तीन है, इनको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में हम प्रूव करेंगे। यहाँ एक और पॉइंट गौर तलब है, तवज्जो से सुनिएगा, कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि शायद समझते हैं कि जैसे ये ट्रिपल एस है, तो इस जैसा ट्रिपल ए वाला भी कोई थ्योरम होता हो। तो याद रखिएगा, ट्रिपल ए वाला कोई थ्योरम मैथ्स में नहीं होता। ठीक है। अगर आपने दो ट्राइंगल्स ऐसी ली हैं कि जिनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो तीनों एंगल्स इक्वल होने की वजह से ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं। वो ट्राइंगल्स जिनके तीनों एंगल्स इक्वल हों, उनको कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। यानी एक ट्राइंगल ये लो, एक ये लो, इसका ये एंगल अगर इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो, और ये वाला एंगल इसके, तो आपको नजर आ रहे हैं उनके सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने के बाइस ट्राइंगल सिमिलर होती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि तीनों एंगल्स इक्वल होने की वजह से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो दिस कंसेप्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कि एसएस पोस्टुलेट क्या होता है। कंसिडर टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। इन दो ट्राइंगल्स में हम कहते हैं, देखो, कि ट्राइंगल्स के टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो जब हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना होता है, तो वो 6 एलिमेंट्स के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है, और मामला काफी लेंथी हो जाता है। उस लेंथी प्रोसीजर और लेंथी वर्किंग से बचने के लिए ये एक शॉर्टकट मेथड है, जो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ये कहता है कि अगर इन ट्राइंगल्स की कोई सी दो साइड्स इक्वल हो, कोई सी दो साइड्स अगर इक्वल हो, और जोन सी दो साइड्स इक्वल हैं, उन्हीं दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो।
इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो। तो दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होने की वजह से ट्राई एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट करो हम कहते हैं साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी ई। उसके बाद हम कहते हैं कि साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी एफ। अब ये जोन सी दो इक्वल साइड्स आपने ली हैं, अगर आप ये प्रूव करके दिखा दो कि इन इक्वल साइड्स का इंक्लूडेड एंगल ए इक्वल है इन दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल डी के, तो इन दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होने के बायस वी कैन गारंटी दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ कि 6 एलिमेंट्स के बजाय हमें 3 एलिमेंट्स के ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। इसकी वर्डिंग हम लिख लेते हैं कि if two sides and their included angle of triangle ABC are congruent to the corresponding two sides and the included angle of the triangle DEF होना चाहिए यहाँ पे triangle DEF, then both triangles are congruent। I repeat कि इसमें एंगल का इंक्लूड होना लाजिम है, एंगल को सेंटर पे आना चाहिए दोनों साइड्स के। ओके, अगर एंगल सेंटर पे नहीं आएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा थ्योरम। यानी कि आसान अल्फाज में आप इसको यूं भी कह सकते हो कि एंगल को सैंडविच होना चाहिए इक्वल साइड्स के दरमियान में। ये देखो ये दोनों साइड्स आपने ली थी ना, इन दोनों साइड्स को आपने इन दोनों साइड्स के इक्वल माना था, तो इक्वल साइड्स के दरमियान आने वाला सैंडविच हुआ हुआ एंगल वो भी इक्वल होना चाहिए। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख लेते हैं कि हमने कहा कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, फिर हमने कहा कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, और इनका इंक्लूडेड एंगल भी हमने लिख दिया, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। तो दो साइड्स हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल है, तो ये बनता है एसएस पोस्टुलेट। एसएस पोस्टुलेट की वजह से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। इसका पर्पस मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि एसएस पोस्टुलेट इज बेसिकली अ शॉर्टकट मेथड टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन टू 6 एलिमेंट्स, एसएस पोस्टुलेट हमें कहता है कि आप सिर्फ 3 स्पेसिफिक एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर दो। वो 3 स्पेसिफिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये पॉइंट इसमें समझने वाला था कि दो इक्वल साइड्स होनी चाहिए और तीसरा उनके दरमियान में आने वाला इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो। एग्जाम्पल देखो, ये दो ट्राइंगल्स आपके सामने शो हुई। आप देखो कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, और आई एम सॉरी, ये साइड जो है इक्वल है इस साइड के, और ये 2 वाली साइड इक्वल है इस साइड के। ये दोनों 2 यूनिट्स हैं, और इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं ना एंगल 45, ये इक्वल है इन दोनों के दरमियान में आने वाले इंक्लूडेड एंगल 45 के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसी हैं कि इनकी दो साइड्स जो सी इक्वल हैं, उन्हीं दो साइड्स के दरमियान में सैंडविच हुआ हुआ इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए रीजन हम क्या सप्लाई करेंगे, एसएस पोस्टुलेट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। अब आप देखो ये साइड 2 यूनिट्स वाली इक्वल है इस साइड के, 2 यूनिट वाली साइड के, ये 3 यूनिट वाली साइड इस साइड के इक्वल है, लेकिन आप देखो कि यहां पर हमारे पास जो इन दोनों के दरमियान में आने वाला इंक्लूडेड एंगल है इक्वल साइड्स के दरमियान में आने वाला वो 30 है, और इधर इक्वल साइड्स का इंक्लूडेड एंगल 45 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब दो साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन उनके दरमियान में आने वाला एंगल इक्वल ना होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स, हम इसको नहीं कह सकते कि ड्यू टू एसएस पोस्टुलेट दे आर कॉन्ग्रुएंट। एसएस पोस्टुलेट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। Which of the following is applicable to prove the shown triangles are congruent? आप देखो जरा, इस ट्राइंगल का एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, फिर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और इन दोनों एंगल्स के दरमियान में सैंडविच हुई हुई साइड इन दोनों एंगल्स के दरमियान में सैंडविच हुई हुई साइड के इक्वल है। तो ये ए एस ए बना, मतलब जोन सी साइड इक्वल है उसी साइड के एंड पॉइंट्स पे पाए जाने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं। तो इसी सीक्वेंस को आप फॉलो करो, इधर से ऊपर चले जाओ या ऊपर से नीचे आओ, दोनों सिचुएशंस में ये ASA थ्योरम बनता है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू प्रूव द शोन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? तो आप देखो जरा डायग्राम के अंदर प्लॉट करो, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आप देखो ये क्या बन रहा है, ये एसएस पोस्टुलेट बन रहा है, नजर आ रहा है सामने। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन।
नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू प्रूव द शोन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखो जरा, यहाँ पर आपके पास दो साइड्स इक्वल हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये साइड 5 वाली इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और इनके जो है एक्सक्लूडेड एंगल, मतलब उनके दरमियान में आने वाला नहीं है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। बल्कि ये तो इक्वल नहीं है, ये 54 है और ये 45 है, एंगल्स इक्वल नहीं है। आप देखो साइड्स के ऊपर हम वर्किंग करते हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, और ये भी आप देखो 9 सेंटीमीटर हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं, तो तीनों साइड्स के इक्वल होने की वजह से भी थ्योरम ट्राइंगल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टू derive congruency of the following triangles what should be used। आप देखो कि यहां से इस बॉक्स को देख के पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं, मतलब बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो राइट ट्राइंगल्स के लिए पहली बात सिर्फ एचएस थ्योरम इस्तेमाल होता है, तो यहां से पता चल गया डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी अपने एचएस इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इस राइट ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर है, और 90 एंगल भी इक्वल है, और ये वाली साइड भी दोनों की इक्वल है। तो जब भी दो राइट ट्राइंगल्स का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, और हाइपोटेन्यूज इक्वल होने के साथ साथ कोई एक साइड और भी इक्वल हो, तो ऐसी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज एचएस थ्योरम।